मान लो तुम एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो और वहाँ पे तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें एक सैंपल दिया है और इस सैंपल में तुम्हें ये पता करना है कि इसके अंदर आयरन की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं है। क्योंकि ये इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में है और तुम्हें दिख नहीं रही है, तो तुम किस तरीके से पता करोगे? बेसिकली इसे पता करने के लिए तुम कुछ ना कुछ टेस्ट परफॉर्म करोगे, जिसकी हेल्प से तुम ये बता पाओगे कि इसके अंदर आयरन प्रेजेंट है या नहीं है। तो कई तरीके के टेस्ट होते हैं जिसकी हेल्प से हम ये पता करते हैं कि इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं है, जिसके अंदर आते हैं हमारे HPLC, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, और एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसे हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे सैंपल में इम्प्योरिटीज़ को पता करने के लिए। बेसिकली ये जो टेस्ट होते हैं इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को पता लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये जो टेस्ट होते हैं हमें कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते कि हमारे सैंपल के अंदर इतने अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। बस ये हमें इतना बताते हैं कि जो इम्प्योरिटी है वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है या कम है, या वो स्पेसिफाइड इम्प्योरिटी उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। बस ये इतना बताते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। बेसिकली बहुत ही इजी टॉपिक है और इसे हमें करने के लिए क्या करना होगा और ये किसके ऊपर डिपेंड है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन एक छोटी सी रिएक्शन पे डिपेंड है, जिसकी हेल्प से हम ये बता देते हैं कि हमारे सैंपल में आयरन प्रेजेंट है या नहीं है। अब इस रिएक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होगी तो हम किस तरीके से बताएंगे। तो इसे समझने के लिए हम प्रिंसिपल को देखते हैं एक बार। तो जो लिमिट टेस्ट होता है आयरन का, ये बेस्ड होता है एक रिएक्शन पे जो आयरन की होती है, किसके साथ में? थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में। बेसिकली आयरन जब हमारा अमोनिकल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है, अमोनिया के अंदर जब हम इसमें मिक्स कर देते हैं आयरन को, फिर हम उसकी रिएक्शन कराते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड से, ठीक है, जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और उस कॉम्प्लेक्स का एक कलर होता है जो कि रेडिश पर्पल कलर का होता है, थोड़ा रेडिश कलर का होता है और पर्पल डीप कलर का होता है, जो हमें बताता है कि हमारे सैंपल के अंदर आयरन प्रेजेंट है या नहीं है। बहुत छोटी सी है, क्योंकि इसके अंदर कलर फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हम इजीली पता कर सकते हैं कि हमारा आयरन प्रेजेंट है इस सैंपल के अंदर या नहीं है। और अच्छे से हम देखें इस रिएक्शन को, तो ये रिएक्शन के अंदर आयरन हमारा अमोनिकल सॉल्यूशन के अंदर होता है और वो रिएक्ट करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से हमारा आयरन और थायोग्लाइकोलेट का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जिसका कलर होता है पेल पिंक या फिर डीप रेडिश पर्पल कलर का। बेसिकली छोटी सी रिएक्शन है जो कि हमें पता होनी चाहिए, जो हमें बताए कि आयरन है या नहीं है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम करने से पहले एक बार ये समझते हैं कि हमें इस टेस्ट को करने के लिए क्या क्या चीज़ों को चाहिए, ठीक है। फिर एक साथ हम एक फ्लो के अंदर इसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए ये देखते हैं। तो एपरेटस रिक्वायर्ड में हमें 2 नेसलर सिलेंडर चाहिए, बाकी जैसे हमने पिछले लिमिट टेस्ट करे थे सेम वैसा ही है। 2 नेसलर सिलेंडर चाहिए। 50 ml के ये सिलेंडर होते हैं, टेस्ट ट्यूब की तरह ही होते हैं। इनका बॉटम थोड़ा सा फ्लैट होता है, मतलब थोड़ा नहीं फ्लैट ही होता है, ठीक है। ये नेसलर सिलेंडर चाहिए 2, एक टेस्ट सॉल्यूशन को बनाने के लिए, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाने के लिए। जिसे नहीं पता प्लीज़ 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 एक बार वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं, उन्हें देख लो। लास्ट की 2 वीडियो हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें ग्लास रोड चाहिए होती है, देन स्टैंड चाहिए होता है जो इसको होल्ड करने में यूज़ होता है। और केमिकल्स क्या क्या चाहिए हमें इसे परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हमें एक आयरन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए होता है और हमें आयरन फ्री सिट्रिक एसिड चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमारी ये रिएक्शन हो पाती है। इसके बाद में थायोग्लाइकोलिक एसिड चाहिए होता है हमें, जिसकी वजह से हमारा जो आयरन होता है वो अगर फेरिक आयरन की फॉर्म है, मैं अभी से समझाऊंगा, जिसकी वजह से आयरन हमारा कन्वर्ट हो जाता है एक फेरस फॉर्म के अंदर। बेसिकली मैं इसे समझाऊंगा किस लिए ये यूज़ होता है। देन उसके बाद में आयरन फ्री अमोनिया सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो हमें ये केमिकल चाहिए होंगे जिसकी हेल्प से हमारा ये टेस्ट परफॉर्म होगा। अब इस रिएक्शन को हम समझते हैं।
कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है बहुत ही इजी है अगर तुम्हें इसे अच्छे तरीके से इसे समझो। तो बेसिकली ये जो टेस्ट है इसके अंदर जो रिएक्शन है वो 2 पार्ट के अंदर होती है। तो पहला जो पार्ट है इसके अंदर वो होती है इसके अंदर रिडक्शन रिएक्शन, दैन दूसरी पार्ट के अंदर होता है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। देखो जिसे नहीं पता आयरन क्या होता है, आयरन हमारा एक सैंपल के अंदर 2 फॉर्म के अंदर, 2 वैलेंस फॉर्म के अंदर हो सकता है, या तो वो फेरिक फॉर्म में होगा या वो फेरस फॉर्म में होगा। अब जिसे पता है फेरिक फॉर्म क्या है और फेरस फॉर्म क्या है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन हमारा 2 फॉर्म के अंदर हो सकता है। पहला है हमारा Fe3 पॉजिटिव एंड सेकंड है हमारा Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। एक हमारा फेरस होता है, ये हमारा फेरस है और ये हमारा फेरिक है, ठीक है। तो 2 फॉर्म के अंदर हमारा आयरन हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा ये आयरन 2 फॉर्म के अंदर हो सकता है। तो ये चीज़ अब तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर डाल लो कि 2 फॉर्म के अंदर हमारा आयरन हो सकता है। तो अब ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे हमारा आयरन फेरिक फॉर्म में है। जब भी हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो ये फेरिक फॉर्म हमारी रिड्यूस होके फेरस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसे। यहाँ पे हमारा अगर आयरन फेरिक फॉर्म के अंदर है तो वो पहले थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके फेरस फॉर्म में आयरन आएगा, और जो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड था उसके अंदर ये थायो जो ग्रुप है वो हमारा रिड्यूस होके डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा जितना भी आयरन था अब वो फेरस के आयरन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब ये फेरस आयरन फर्दर हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा। यहाँ पे दे रखा है मैंने, यहाँ पे फेरस लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे फेरस है। तो ये जो फेरस आयरन है अब दोबारा से थायोग्लाइकोलिक एसिड सेम वही है, तो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेगा, ठीक है। ये है हमारा फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसका कलर होता है पर्पल और डीप हमारा पेल पिंक कलर का, ठीक है। अब देखो ये जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है बस यही है और बीच में हमारा आयरन आ जाता है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बनता है। सेम है यहाँ पे C2H और SH सेम हमने यहाँ लिख दिया है, और यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रखे हैं, बॉन्ड बना के हमारा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है, ठीक है। ज़्यादा इतना ध्यान देने की नहीं है, मतलब आराम से तुम इसे समझ सकते हो। इसके बाद में देखो यहाँ पे हमारे जो केमिकल्स यूज़ हुए थे, अब इनको समझ लेते हैं कहाँ कहाँ पे इन केमिकल का यूज़ हुआ। तो सबसे पहले अगर हम आयरन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसे बाद में देखेंगे, तो सबसे पहले हमारा सिट्रिक एसिड आ जाता है और थायोग्लाइकोलिक एसिड आ जाता है। तो ये जो थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है ये क्या करता है, ये हमारा जो वैलेंस फॉर्म है हमारी फेरिक की उसे रिड्यूस करके फेरस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और यहाँ पे हमारी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं सिट्रिक एसिड का क्या यूज़ होता है। तो बेसिकली सिट्रिक एसिड प्रिवेंट करता है आयरन का अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाना, क्योंकि देखो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड और ये आयरन एक अमोनिकल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो पा रही है, ठीक है। अब हमारा आयरन अमोनिया के साथ में अपना कॉम्प्लेक्स ना बनाए इसलिए हम यूज़ करते हैं सिट्रिक एसिड को, ठीक है। इसके बाद में अमोनिया का कहाँ पे यूज़ है अब ये देखते हैं। तो अमोनिया बेसिकली जब ये कलर फॉर्म होता है तो उसको थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करता है कलर को बनने में, ठीक है। तो ये हमारे केमिकल के यूजेस होते हैं। इसे तुम एक बार चाहो तो दोबारा से, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो सिट्रिक एसिड है ये हमारा प्रेसिपिटेट होने से बचाता है अमोनिया को, अमोनिया एंड आयरन, और हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड जो होता है वो फेरस की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट को 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करता है। देन बाकी ये अमोनिया मैंने बता ही दिया, ठीक है। अमोनिया हमारा किस लिए यूज़ होता है, ये हमारा कलर के लिए, कलर को सपोर्ट करता है कि
जो हमारा कलर बना है वो बन सके अच्छे से, ठीक है। तो बस इतना है। अभी इसके बाद में हम देखेंगे किस तरीके से इसे हमें परफॉर्म करना है। चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दैन उसके बाद में हम इसके प्रोसीजर को देखेंगे एंड देन ऑब्जर्वेशन देख के इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें इसके प्रोसीजर को परफॉर्म करना है और किस तरीके से हम लिमिट टेस्ट को कर सकते हैं। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो बस तुम्हें थोड़े बहुत स्टेप के बारे में पता होना चाहिए और क्या करना है ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें 2 नेसुलर सिलेंडर चाहिए। एक नेसुलर सिलेंडर के अंदर तुम एक टेस्ट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करोगे और दूसरे नेसुलर सिलेंडर के अंदर तुम्हें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्ट सॉल्यूशन को किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो देखेंगे और फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाएंगे। जब ये दोनों सॉल्यूशन बन जाएंगे तो इन दोनों सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। और कुछ कलर बनेंगे इनके अंदर, उसके बेसिस पे हम पता करेंगे कि इस सैंपल के अंदर आयरन प्रेजेंट था या नहीं था, या फिर अगर प्रेजेंट भी है तो वो एक स्पेसिफिक लिमिट से कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन को बनाना। तो इसको बनाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक नेसुलर सिलेंडर लेना है। नेसुलर सिलेंडर लेने के बाद में तुम्हें एक स्पेसिफिक अमाउंट में जो सैंपल दिया गया था अब उसे इसके अंदर डालना है, ठीक है। डालने के बाद में तुम्हें इसके अंदर 10 ml डिस्टिल वाटर डाल के मिक्स कर लेना है। मिक्स जब हो जाएगा उसके बाद में तुम्हें 30 ml और डाल के 40 ml कर लेना है और इसका वॉल्यूम एक 40 ml तक कर देना है, ठीक है। जब ये 40 ml तक का हो जाएगा और थोड़ा मिक्स कर सकते हो और उसके बाद में तुम्हें 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन सिट्रिक एसिड का डालना है, ठीक है। 20% का मतलब 20 ग्राम ऑफ सिट्रिक एसिड इन 100 ml ऑफ वाटर। तो उसका 2 ml सिट्रिक एसिड लेके तुम्हें इस सॉल्यूशन के अंदर डालना है। देन उसके बाद में तुम्हें इसके अंदर 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड को डालना है, ठीक है। मिक्स कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें इस सॉल्यूशन को एल्कलाइन करना है, तभी हमारी रिएक्शन होगी पूरी तरीके से और हमें कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब ये हमारा पूरा सॉल्यूशन मिक्स हो चुका है और अब हमने इसके अंदर अमोनिया डाल दिया है जिससे हमारा ये सॉल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा। देन इसको 50 ml तक हमें इसका वॉल्यूम मेकअप कर लेना है और हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, टेस्ट सॉल्यूशन। और इसके अंदर जो कलर बनेगा वो होगा डीप पर्पल कलर का, रेडिश पर्पल कलर का हमारा कलर हमें देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है। फिर हम वेट कर सकते हैं 5 to 10 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद में हम चाहें तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सेम ही प्रोसीजर है, बस हमने यहाँ पे क्या किया था इस नेसुलर सिलेंडर के अंदर, जैसे इसके अंदर हमने टेस्ट के अंदर हमने स्पेसिफाइड अमाउंट में सैंपल डाला था, इसके अंदर हमें स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन डालना होता है जैसा हमें आईपी के अंदर बताया गया है। तो इसके अंदर 2 ml हम स्टैंडर्ड आयरन का सॉल्यूशन डालेंगे। देन बाकी सारे प्रोसीजर हमारे सेम रहेंगे। हमें 40 ml तक इसे डिस्टिल वाटर में मिक्स करना है। देन हमारे 2 ml सिट्रिक एसिड आ जाएगा। देन 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड और फिर एल्कलाइन करके इसके अंदर भी पर्पल कलर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम इन दोनों सिलेंडर को ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों नेसुलर सिलेंडर को हमने ले लिया, इसके अंदर भी डीप पर्पल कलर है और इसके अंदर भी डीप पर्पल कलर है, ठीक है। अब हम इस कलर की इंटेंसिटी को चेक करेंगे, ठीक है। अगर जिसका ज़्यादा है, मतलब देखो अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन की जो कलर इंटेंसिटी है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, ठीक है, वो ज़्यादा डीप है, डीप पर्पल कलर है देन हमारे स्टैंडर्ड से, तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन जो हमारा टेस्ट का है, जो सैंपल इसके अंदर था वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन का पर्पल कलर ज़्यादा है, मोर इंटेंस है, तो हमारा सॉल्यूशन जो था सैंपल का जो हमें दिया था टेस्ट के अंदर डालने के लिए वो फेल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा इस कलर की इंटेंसिटी स्टैंडर्ड के कलर से कम है तो हमारा सॉल्यूशन पास हो जाएगा। बस इतना सा ऑब्जर्वेशन है और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। सो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, बेसिकली हैवी मेटल्स करेंगे अगले लिमिट टेस्ट में, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।